नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 20 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमारी यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट की सीरीज है दोस्तों, जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चन होंगे। और इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि आने वाले आपके यूपीएसआई में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग ये भी तय कर पाएंगे कि आप लोगों की जो यूपीएसआई की तैयारी है कैसे चल रही है और कितने परसेंट की आप लोगों की तैयारी हो चुकी है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि टॉप 20 क्वेश्चनों में आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 25% और ऑप्शन डी है 15%। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताने के लिए आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15%। दोस्तों याद रखना, जो हमारा 91 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में अनुच्छेद 75 में जो कि एक वो उपखंड जोड़ा गया था वन का जो कि इसका प्रावधान क्या था दोस्तों, इसमें ये तय किया गया था कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने के लिए रिपोर्ट देने के लिए सैंडल आयोग को नियुक्त किया गया था? तो किस सन में किया गया था? 1917 में, या फिर 1924 में, या फिर 1936 में, या फिर लास्ट ऑप्शन है 1906 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? किस आयोग का? तो याद रखना दोस्तों, सैंडलर आयोग। दोस्तों ये किससे संबंधित है, आप लोग डायरेक्ट याद रखना। जो सैंडलर आयोग था दोस्तों, ये शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने के लिए इसका गठन किया गया था। और ये कब किया गया था? तो ये 1917 में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो चलते हैं दोस्तों, स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद इसका राइट आंसर जानेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट ए में है दोस्तों कि 1/12 सदस्यों का निर्वाचन किसी किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित है। और स्टेटमेंट बी में है दोस्तों कि 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा विधान परिषद के बारे में दोस्तों? ऑप्शन ए है, ए और बी दोनों सही नहीं है। ऑप्शन बी है केवल बी सही है। ऑप्शन सी है केवल ए सही है, या फिर ऑप्शन डी है ए और बी दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर फटाफट बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जानते हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों याद रखना दोस्तों, विधान परिषद की जो सदस्यता जो चुना जाता है दोस्तों, ये 5 लोगों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले 1/12 सदस्य जो कि निर्वाचन एक ऐसे किसी विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुना जाता है दोस्तों। और उसके बाद 1/3 सदस्य जो कि विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है। और उसके बाद 1/12 जो सदस्य होते हैं दोस्तों, वो चुने जाते हैं कहाँ से? तो जो माध्यमिक विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं अनुभवी, जो कि न्यूनतम 3 वर्ष का उनका अनुभव होना चाहिए, वहाँ से चुने जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों याद रखना, 1/6 सदस्य जो कि मनोनयन किया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। और 1/3 सदस्य जो कि नगर पालिकाओं व फिर जिला बोर्ड के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना 5 क्षेत्र से चुने जाते हैं विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा इसमें जो संघ सूची के अंतर्गत आता है? दोस्तों हमारे संविधान में जो कि 3 तरह का जो कि सूची का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो जिसमें से यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे बात कर रहा है दोस्तों संघ सूची के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेयर बाजार और वायदा बाजार, जो कि किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो याद रखना, ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ आप लोग ये भी याद रखना, जो वन है ये किस में आता है? तो ये समवर्ती सूची में आता है। और ऑप्शन बी जो है, ये पशुओं के प्रति क्रूरता की जो रोकथाम है, ये किस में आता है दोस्तों? तो ये आता है आपके राज सूची के अंतर्गत। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को किस अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है? ऑप्शन ए है 60/40, ऑप्शन बी है 30/70, ऑप्शन
सी है 50:50 या फिर ऑप्शन डी है 55:45। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जाता है दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि जो निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार जो आरटीई अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल जो कि 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, और इसके अंतर्गत जो कि केंद्र और राज्य के बीच जो कि आर्थिक भार को अनुपात में बांटा गया था वो 60:40 के अनुपात में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो किस वाद में किया गया था दोस्तों, 4 ऑप्शन है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चन जो कि वाद संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जानते हैं, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण जो कि ये कब हुआ था, तो ये 1975 में हुआ था दोस्तों। और इस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई थी, और इस केस की सुनवाई जो हुई थी दोस्तों ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई थी, जो कि आज के वर्तमान नाम क्या है दोस्तों, तो प्रयागराज। ठीक है, जिसमें कि तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री थी कौन थी, तो इंदिरा गांधी, जो कि चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो चलते हैं स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट ए में है कि राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन का विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है। स्टेटमेंट बी में कह रहा है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ऐसा विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में इसका स्टेटमेंट कौन सा सही है या फिर गलत है या फिर दोनों सही, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर जानते हैं दोस्तों, और इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ए और बी जो कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, याद रखना जो राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन का जो कि विशेषाधिकार किसके पास है, तो ये संसद के पास है, और अंतिम निर्णय भी जो कि संसद ही ले सकती है। और स्टेटमेंट बी में जो कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ऐसा विधेयक संसद में पेश किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वसमाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, 4 ऑप्शन है, फटाफट देखिए दोस्तों कि स्वसमाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, इसका ये मतलब होता है तो दोस्तों कि कम या फिर मध्यावर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार है जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो कि स्वसमाप्ति ऋण का यही मतलब होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबारी होता है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, 4 ऑप्शन है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहा हूं दोस्तों कि जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे किसके रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, अगर आप लोगों ने डी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि प्राथमिक बाजार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना जो सीधा अगर बाजार मतलब खरीदार के बीच जो सीधा कारोबार होता है उसे प्राथमिक बाजार कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है। तो चलते हैं देखते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट ए में है दोस्तों कि किसी भी परीक्षा संचालक निकाय उदाहरण जैसे कि GAIT यानी कि गेट या फिर UPSC इत्यादि से उत्तर पत्र की प्रतिलिपियां मांगी जा सकती है। स्टेटमेंट बी में है दोस्तों कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड या फिर आवेदन की स्थिति इत्यादि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो RTI जो है दोस्तों यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन से हमें क्या मांगा जा सकता है। क्या स्टेटमेंट ए सही कह रहा है कि RTI के जरिए हम इसको मांग सकते हैं। स्टेटमेंट में बी में जो है दोस्तों क्या इसकी भी हम स्थिति पहचान सकते हैं RTI के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ए और बी जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक दोस्तों, ठीक है, याद रखना। या एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोपेनहेग समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करने की आश्वासन कर दिया है? तो कितने परसेंट कम करने का आश्वासन दिया है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि 20 से 25%। याद रखना दोस्तों, कोपेनहेग जो कि समझौते के अनुसार जो कि 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने 20 से 25% जो कि कार्बन उत्सर्जन कम करने का आश्वासन दिया है, परंतु भारत ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत बिना किसी कानूनी बाध्यता के उठाएगा, ठीक है। भारत ने यह स्पष्ट किया है कि 2030 तक जो कि 2005 की तुलना में 37% तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगा। दोस्तों याद रखना, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पश्चिमी घाट के किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, यानी कि पर्वतीय। दोस्तों याद रखना, पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं और वाष्पीकृत मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट से टकरा कर ऊपर उठती हैं और ठंडी हवा होकर तीव्र वर्षा करती हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितने पद्धतियां हैं? तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 3। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन करते हैं दोस्तों, तो ये आपसे पूछ रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो कि उल्लेख किया गया और इसमें संविधान की 3 विधियां का को अपनाया, ठीक है। कितने विधियों को? 3 विधियों को, ठीक है। कौन कौन से? तो पहला है जो दोस्तों साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा, और जो तीसरा हमारा है संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधान मंडलों के द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकृत में संशोधन, ठीक है, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में, या फिर अनुच्छेद 38 के बी में, या फिर अनुच्छेद 36 में, या फिर अनुच्छेद 39 के ए में? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इजी भी है, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किस अनुच्छेद में इसके बारे में बात किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 40 में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह संबंधित किया गया दोस्तों कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, ठीक है, याद रखना। और यहीं पे दोस्तों बात कर लेते हैं जो अनुच्छेद 39 के ए में है, क्या है? तो 39 के ए में है समान व निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। और अनुच्छेद 36 में क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 36 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? अकबर द्वारा, या फिर शाहजहां द्वारा, या फिर हुमायूं द्वारा, या फिर जहांगीर द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? दीन पनाह शहर को किसने नींव रखी थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, याद रखना। जो यमुना नदी के तट पर दिल्ली में दीन पनाह शहर की जो कि नींव हुमायूं ने रखी थी, ठीक है। मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह हुमायूं ने जो कि 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉरी, निम्न में से कौन सा एक तरीका है जिसमें दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फोन लाइन के साथ अनधिकृत रूप से जुड़ा होता है? तो कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी फ़ोन के साथ जो कि इसे अनधिक किया जाता है, यानी कि जुड़ा रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, अगर आप लोगों ने ए दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि वायर टैपिंग दोस्तों, ठीक है, याद रखना। जो किसी फ़ोन में कौन सा यंत्र होता है? तो वायर टैपिंग उसे बोला जाता है दोस्तों। इसको एक यंत्र में जो कि किसी फ़ोन लाइन में के साथ जो कि इसको जुड़ा रहता है, इसमें क्या होता है कि जो दूसरों की बातचीत सुनने के लिए इसमें मदद करता है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है? तो ऑप्शन ए है नलकूप, ऑप्शन बी है संकर बीज, ऑप्शन सी है उर्वरक और ऑप्शन डी है दुग्ध उत्पाद। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि उर्वरक। ठीक दोस्तों, याद रखना ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारतीय कृषि के क्षेत्र में जो कि विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद उर्वरक एक जो कि महत्वपूर्ण इनपुट बन गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? तो कौन सा इसमें दोस्तों? ऑप्शन ए है छूट, ऑप्शन बी है सरल फॉर्म, ऑप्शन सी है मोड वैट और ऑप्शन डी है निर्धारण वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि मोड वैट। दोस्तों मोड वैट क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, आयकर से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, यह क्या है? तो फिर तो यह एक प्रकार का जो कि योजना की एक घोषणा है जो कि मार्च 1986 में की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम कितने मत समर्थित हों? तो ऑप्शन है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3, ऑप्शन बी है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 1/2 और ऑप्शन सी है सदन के 2/3 और ऑप्शन डी है सदन के 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? और इसी के बाद आप लोग हमें ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि टॉप 20 क्वेश्चनों में से आप लोग कितने परसेंट का कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अगर आप लोगों ने दे रखा है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। याद रखना, संसद जो कि राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है बशर्ते यह प्रस्ताव जो कि राज्य के कम से कम उपस्थित जो मत देने वाले सदस्यों का 2/3 द्वारा समर्थित हो। ठीक है, और यह उपबंध कहाँ पे किया गया है? तो यह उपबंध जो कि अनुच्छेद 249 में उल्लिखित है। ठीक है, याद रखना। और दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ दोस्तों अगर नए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी प्रकार का अगर अपना आप सुझाव देना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार का आप वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।